हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। प्रधानमंत्री की किस तरह से नियुक्ति होती है उस पर हमने चर्चा करी। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं उन सारी बातों पर हमने चर्चा करी थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। किसके बारे में? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है इसको? इसको ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये विशेषता होती है कि इसमें दो प्रमुख होते हैं। एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक होता है। एक नाम मात्र का होता है, एक वास्तविक होता है। नाम मात्र का कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कौन होता है? वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर वास्तविक होता है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। जबकि प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? सरकार का प्रमुख होता है। यानी अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था की ये विशेषता होती है कि संसदीय व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं। एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। नाम मात्र का भारत का राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक भारत का प्रधानमंत्री है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यानी कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो राष्ट्रपति के अंदर होती हैं। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, इन पावर्स का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। यानी किन अधीनस्थ अधिकारियों की बात की गई है? अगर हम इन अधीनस्थ अधिकारियों की बात करें तो इनका प्रावधान कहाँ कर रखा है? इनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कर रखा है। यानी जहां अनुच्छेद 53 यह कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। तो जिन अधीनस्थ अधिकारियों की बात की गई है उनका प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कर रखा है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 किसकी बात करता है? मंत्रिपरिषद की बात करता है। किसकी बात करता है? मंत्रिपरिषद की बात करता है। और क्या कहता है? यानी अगर हम अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, किसको? भारत का जो राष्ट्रपति है इसको एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। किसको एडवाइस करने के लिए? राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और ये जो मंत्री परिषद है इसका प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। यानी अगर हम
संसदीय व्यवस्था की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि संसदीय व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्र का प्रमुख होता है और एक सरकार का प्रमुख होता है। एक के अंदर नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं और एक के अंदर वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। तो नाम मात्र की शक्तियाँ, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों की एडवाइस पर कार्य कर रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव की सारी पावर तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से कर रहा है? मंत्रिपरिषद के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 74 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रमुख कौन है? भारत का प्रधानमंत्री है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो एडवाइस दे रही है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस तरह से क्या है? कार्य करता है, या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी एडवाइस दी जा रही है राष्ट्रपति को, उसको क्या है? वो मानता है। इसलिए क्या है? भारत का जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? वास्तविक निर्माता होता है। वास्तविक शक्तियाँ किसके अंदर निहित होती हैं? भारत के प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। और मंत्रिपरिषद किसको एडवाइस करती है? भारत के राष्ट्रपति को एडवाइस करती है। लेकिन ये कहा गया था दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था, किसके? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया था कि राष्ट्रपति को जो एडवाइस दी जाएगी वो क्या है? बाध्यकारी है। यानी कि राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी वो क्या है? ऐसी सलाह किस पर बाध्यकारी कर दी गई थी? राष्ट्रपति पर बाध्यकारी कर दी गई थी, बाध्यकारी कर दी गई थी। यानी मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को किसी प्रकार की एडवाइस देती है तो राष्ट्रपति ऐसी एडवाइस क्या है? मानेंगे। यानी अगर हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किसी प्रकार की एडवाइस दे रही है तो राष्ट्रपति ऐसी एडवाइस को मानने के लिए बाध्यकारी कर दिए गए थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 44वां संविधान संशोधन किया गया था, और ये संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1978 में। और इसके माध्यम से क्या कर दिया गया था कि राष्ट्रपति किसकी सलाह को? मंत्रिपरिषद की सलाह को, मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। किसके लिए लौटा सकते हैं? पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी जहां एक तरफ 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया था कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अगर किसी भी प्रकार की एडवाइस देती है तो राष्ट्रपति ऐसी एडवाइस मानने के लिए बाध्यकारी कर दिए गए थे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और जो पहला प्रावधान था उसको क्या है? उसमें परिवर्तन कर दिया गया था और यह प्रावधान कर दिया गया था कि भाई राष्ट्रपति को अगर किसी प्रकार की एडवाइस मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जा रही है तो ये जो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को एडवाइस दी गई है इसे राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार आ गए थे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद एडवाइस तो देगी, लेकिन ये जो एडवाइस है राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि भाई इसमें किसी प्रकार की कमियां हैं, इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति एक बार क्या है? इन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन दोबारा अगर एडवाइस दी जाती है तो फिर उसको क्या है? राष्ट्रपति मानेगा। अगर हम बात करें दोस्तों मंत्रिपरिषद की ये जो एडवाइस है, यानी मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह दे रही है, तो क्या इस सलाह को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो ये कहा गया है कि ये जो मंत्रिपरिषद की सलाह है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी किसी भी न्यायालय में मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जा रही है उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 यही कहता है कि भाई राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान कहां कर रखा है? आर्टिकल 74 में कर रखा है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंत्रियों से संबंधित है, मंत्रियों से संबंधित है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 में नियुक्ति की बात की गई है,
चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या फिर क्या है बाकी अन्य मंत्रियों की बात करें, उनकी नियुक्ति की बात की गई है, उनकी योग्यताओं की बात की गई है। क्या क्या योग्यताएं होंगी? योग्यताओं की बात की गई है, योग्यताओं की बात की गई है और उनके कार्यकाल की बात की गई है। और किसकी बात की गई है? उनके शपथ की बात की गई। यानी अगर हम आर्टिकल 75 की बात करें तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 मंत्रियों से संबंधित है और इसमें इनकी नियुक्ति की बात की गई है, इनकी योग्यताओं की बात की गई है, कार्यकाल और क्या है शपथ की बात कर दी गई है। अगर हम मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 ये कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, किसको? बहुमत दल के नेता को भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। यानी अगर हम अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसकी? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ भी कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। यानी अगर हम अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 ये कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाता है। अब प्रधानमंत्री जैसे ही नियुक्त हो जाएगा, प्रधानमंत्री एक लिस्ट तैयार करके देगा कि किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किस किस व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना। यानी जिस भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री को लगेगा कि इसे अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस लिस्ट में शामिल कर देगा और वो पूरी की पूरी लिस्ट किसको सौंप दी जाएगी? भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उन सारे व्यक्तियों को क्या है? मंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। यानी उन सबको क्या है? मंत्री नियुक्त करते हैं और उनको क्या है? मंत्री पद की शपथ दिला देती। तो इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन सलाह कौन करता है? सलाह देता है भारत का प्रधानमंत्री। पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करके कौन देता है? भारत का प्रधानमंत्री देता है। लेकिन नियुक्ति किसके माध्यम से की जा रही है? भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से की जा रही है। तो अब क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि भारत में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में अगर मंत्री परिषद की बात करें या फिर किसी भी मंत्री की बात करें या चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इन सबको भारत का राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। और ये क्या है? त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं। किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगर हम बात करें योग्यताओं की, मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यताएं की अगर हम बात करें तो ये संविधान में कोई मतलब स्पष्ट शब्दों में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये योग्यताएं होनी चाहिए मंत्री बनने के लिए। लेकिन ये कहा गया है कि संसद का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य होना चाहिए या बनने की योग्यता रखता हो। बनने की योग्यता रखता हो। क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य होना चाहिए या बनने की योग्यता रखता हो। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या बनता है? मंत्री बनता है, तो मंत्री बनने की
योग्यता की बात की गई है और ये कहा गया है कि संसद का सदस्य होना चाहिए या बनने की योग्यता रखता हो। अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम भारत के राष्ट्रपति को देता है और ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाने की सिफारिश करता है या एडवाइस करता है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया है तो वो क्या है, या तो संसद का सदस्य होना चाहिए था या बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। ऐसा मान लीजिएगा अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है, चाहे राज्यसभा की बात की जाए चाहे लोकसभा की बात की जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो उसे मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो क्या है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री उसके अगर क्या नाम है नाम को भारत के राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए कहा गया कि बनने की योग्यता रखता हो। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो कि बनने की योग्यता रखता है और क्या है उसको मंत्री बना दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। अगर वो 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसका मंत्री पद क्या है, बरकरार रहेगा, अन्यथा उसका क्या है, मंत्री पद क्या है, समाप्त हो जाएगा, या क्या है उसका पद क्या है, रिक्त हो जाएगा। तो ये कहा गया है अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी व्यक्ति की क्या है नाम दे सकते हैं, फुटपाथ पे बैठे भिखारी को का भी नाम भी क्या है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और राष्ट्रपति क्या है उनको मंत्री नियुक्त भी कर देगा और उनको शपथ भी दिला देगा। लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि या तो वो संसद के सदस्य होने चाहिए, और अगर संसद के सदस्य भी नहीं है तो फिर संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। और अगर मान लीजिएगा संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं और प्रधानमंत्री उनको क्या है उनका नाम अगर राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर लेता है मंत्री पद पर, तो फिर 6 माह के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनका पद क्या है, खाली मान लिया जाएगा। अगर हम मंत्रियों के कार्यकाल की बात करें, किसकी, मंत्रियों के कार्यकाल की बात करें, तो मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है। मंत्रियों का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, कोई मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित कार्यकाल होता है कि भाई 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का क्लास 2 ये कहता है कि मंत्रि परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या है, उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है, यानी ये कहा गया है आर्टिकल 75 का क्लास 2 ये कहता है कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और यदि लोकसभा मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, किसका, अविश्वास का प्रस्ताव अगर पारित कर देती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता। यानी अगर हम कार्यकाल की बात करें मंत्रियों के, तो मंत्रियों का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 75 का क्लास 2 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा ने मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया है तो ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह भी कहा गया है कि अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। किसको, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, और उनको शपथ कौन दिला रहा है, भारत का राष्ट्रपति दिला रहा है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल क्या है, निश्चित नहीं है, कोई भी क्या है, निश्चित नहीं है। अगर वेतन भत्तों की बात की जाए मंत्रियों के, तो मंत्रियों के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। समय समय पर क्या है, संसद निर्धारित करती है वेतन भत्तों की। अगर हम बात करें तो कौन निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करती है। अगर हम मंत्रियों की बात करें, किसकी, मंत्रियों की बात करें, तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्रियों की अगर बात करें तो मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं, तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, किसमें,
मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रकार की बात कर लीजिएगा या किसकी बात कर लें? मंत्रियों की श्रेणी की बात कर लेते हैं। किसकी? मंत्रियों की श्रेणियां। कितनी श्रेणियां होती हैं मंत्रियों की? 3 श्रेणियां होती है। यानी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां होती हैं। एक होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिनको हम क्या है? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और एक होते हैं हमारे राज्य मंत्री होते हैं। और इसके अंतर्गत भी 2 मंत्री होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और दूसरे कौन होते हैं? अस्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। कौन होते हैं? अस्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं हमारे उप मंत्री होते हैं। कौन से? उप मंत्री। यानी अगर हम मंत्री परिषद में मंत्रियों की श्रेणियों की बात की जाए तो मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होती हैं, और तीसरे कौन से होते हैं? हमारे उप मंत्री होते हैं। ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं दोस्तों, ये क्या है? प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। प्रथम श्रेणी के मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये मंत्रिमंडल की बैठक में, किसमें? मंत्रिमंडल की बैठक में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और ये क्या करते हैं? नीतियों का संचालन करते हैं। किसका? नीतियों का संचालन करते हैं। यानी अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। और ये मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं। यानी जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो इनका अधिकार होता है और ये मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं। और ये कैबिनेट स्तर के मंत्री ही क्या है? नीतियों का संचालन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैबिनेट शब्द की, तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग क्या है? मूल संविधान में किया गया था या नहीं किया गया था? अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों कैबिनेट शब्द का प्रयोग क्या है? मूल संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलता है। किसका? कैबिनेट की अगर हम बात करें तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग क्या है? मूल संविधान में आपको कहीं नहीं देखना मिलेगा, कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था, ये कब किया गया था? 1978 में किया गया था। और इसके माध्यम से एक अनुच्छेद, अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 की बात करें तो 352 में क्या है? कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। और ये कहा गया था कि भाई कैबिनेट की लिखित सिफारिशों पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। क्योंकि हमने 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल देखा, और 1975 में क्या है, उस समय कौन भारत के राष्ट्रपति थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के क्या है? राष्ट्रपति थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी क्या है? एक फ़ोन कॉल के जरिए फ़खरुद्दीन अली अहमद से संपूर्ण भारत में आंतरिक अशांति के कारण क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा देती है। तो उसी को ध्यान में रख के क्या है? बाद में संविधान में संशोधन किया गया था। और कौन सा संशोधन किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, ताकि आने वाले जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह से क्या है ना कर सके, बल्कि एक फ़ोन कॉल के जरिए क्या है किसी भी राष्ट्रपति से क्या है संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगवा सके। इसी को रोकने के लिए क्या है 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था और आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था और यह कहा गया था कि कैबिनेट की लिखित सिफारिशों पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। यानी यह कहा गया था कि जब तक कैबिनेट, यानी उसमें मंत्री की बात की जाए, कैबिनेट स्तर के मंत्री, और साथ में प्रधानमंत्री की बात की गई थी कि जब तक ये अपनी लिखित सिफारिशें नहीं देते हैं तब तक भारत में क्या है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा। तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग मूल संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलता है, बल्कि
कहाँ देखने को मिलता है? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको आर्टिकल 352 में जोड़ दिया गया था। तो ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं और ये क्या है, मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। इनके पास मंत्रालय होते हैं। किसी कैबिनेट के पास एक मंत्रालय होगा, किसी के पास एक से अधिक भी मंत्रालय होते हैं। तो ये मंत्रालय के क्या है, प्रमुख होते हैं और प्रथम श्रेणी के मंत्री हैं और साथ में क्या है, ये मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं और नीतियों का संचालन भी करते हैं। राज्य मंत्री की बात करते हैं तो इसमें हमारे दो मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, एक होते हैं अस्वतंत्र प्रभार। ये जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं ये क्या है, मंत्रालयों के अंतर्गत, यानी मंत्रालय तो इनके पास नहीं होते हैं लेकिन ये क्या है, मंत्रालयों के अंतर्गत विभागों के मालिक होते हैं। किसके? विभागों के मालिक होते हैं। विभाग के क्या होते हैं, ये मालिक होते हैं। इनके पास या तो एक ही विभाग होगा या एक से अधिक विभाग हो सकता है। तो विभाग के मालिक कौन होंगे? विभाग के मालिक हमारे क्या है, ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। तो ये जहां इन्हें मंत्रालय प्राप्त होता है वहीं इनको क्या है, मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट इनको दे दिए गए होते हैं, विभाग क्या है इनको दे दिए गए होते हैं। विभाग के क्या होते हैं, ये मालिक होते हैं। इनके पास एक भी विभाग हो सकता है और एक से अधिक भी क्या है, विभाग इनको दे दिए गए। ये क्या है, ये जो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं ये क्या है, मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेते, यानी इनका अधिकार नहीं है कि मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और जाके ये क्या है, भाग लेने लगे। ऐसा अधिकार इनको प्राप्त नहीं है, बल्कि यह कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री इनको बुलाता है तभी ये क्या है, जाएंगे। तो अधिकार पूर्वक भाग क्या है, नहीं लेते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाए जाने पर ये क्या है, भाग ले सकते हैं। ऐसा अधिकार क्या है, इनको दे दिया गया है। तो ये क्या है, एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट यानी मंत्रालय के अंतर्गत एक या एक से अधिक विभागों के क्या है, ये मालिक होते हैं। और ये जो अस्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं ये किसके रूप में कार्य करते हैं, ये सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ना तो इनके पास कोई मंत्रालय होता है और ना ही कोई क्या है, इनके पास विभाग होता है, बल्कि ये किसके अधीन कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। यानी इनकी सहायता के लिए क्या है, इनको सहायक कहा गया है कि अस्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। यानी इनके पास ना तो कोई डिपार्टमेंट होगा और ना ही कोई क्या है, मंत्रालय होता है, बल्कि ये क्या है, कैबिनेट के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उपमंत्री की अगर हम बात करें तो ये भी किसके रूप में कार्य करते हैं, ये भी सहायक के रूप में कार्य करते हैं। और किसके सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ये कैबिनेट के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी सहायक के रूप में कार्य करते हैं और राज्य मंत्री के जो राज्य मंत्री होते हैं वो भी कौन से वाले, स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार वाले जो होते हैं उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो उपमंत्री होते हैं ये भी सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, किसके, कैबिनेट और क्या है, राज्य स्वतंत्र प्रभार, इनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो कितनी श्रेणियों के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में? 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं और तीसरे क्या है, ये दूसरी श्रेणी के होते हैं और ये उपमंत्री क्या है, तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। एक होता है दोस्तों किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट के बारे में आपने सुना होगा। किचन कैबिनेट संविधान में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया, कहीं भी आपको क्या है, ये किचन कैबिनेट शब्द आपको क्या है, संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया ये शब्द है या मीडिया द्वारा दिया गया इस शब्द को माना जाता है। इसमें यह कहा गया था कि ये जो किचन कैबिनेट होता है इसमें एक तो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और कैबिनेट स्तर के भी वह मंत्री होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के बहुत करीबी होते हैं। यानी कैबिनेट स्तर के तो मंत्री होंगे इसमें किचन कैबिनेट में, लेकिन वो मंत्री होंगे जो कैबिनेट मंत्री भी वो मंत्री होंगे जो कि प्रधानमंत्री के करीबी होंगे। और क्या होंगे, और दोस्तों इसमें क्या है, पारिवारिक सदस्य होते हैं। किसके, प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य होते हैं। पारिवारिक सदस्य क्या है, होते हैं। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण किसी मुद्दे पर डिसीजन लेना है तो ये क्या है, किचन कैबिनेट के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो नोटबंदी की गई थी और नोटबंदी में किसी को पता भी नहीं चला, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल को भी शायद पता नहीं चला था। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई किचन कैबिनेट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया होगा। इसमें कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, वो कुछ पारिवारिक सदस्य होंगे, तब जाकर ये क्या है, डिसीजन ले लिया गया होगा। तो ये किचन कैबिनेट क्या होता है, ये संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि इसमें कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वो भी वो मंत्री होंगे जो कि प्रधानमंत्री उन पर बहुत ज़्यादा क्या है, विश्वास प्राप्त करते हों, बहुत ज़्यादा उन पर क्या है, विश्वास हो। और कुछ परिवार के सदस्य होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं। तो इस तरह से क्या है, घर में क्या है, डिसीजन ले लिया जाता है किसके, किचन कैबिनेट के माध्यम से। अगर हम मंत्रियों की बात करें तो मंत्रियों की शक्तियों का प्रयोग कहाँ किया गया है। अगर हम मंत्रियों की शक्तियों की बात करें तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको हम 88 के नाम से जानते हैं। ये जो 88 है ये किसकी बात करता है, ये मंत्रियों की शक्तियों की बात करता है।
किसकी बात करता है? मंत्रियों की शक्ति की बात करता है। और मंत्री के पास क्या क्या शक्ति होती है? ये कहा गया है कि जो मंत्री होते हैं वह किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। और किसी भी सदन में क्या है? बोल सकते हैं। किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या है? मतदान नहीं कर सकते। यानी मंत्रियों की अगर हम बात करें तो 88 में मंत्रियों के अधिकार की बात की गई है। और मंत्रियों के बारे में ये कहा गया है कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है और उसको मंत्री बना दिया गया है तो वो लोकसभा में क्या है? भाग ले सकता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। और अगर कोई लोकसभा का सदस्य है उसको मंत्री बना दिया गया है तो वो राज्यसभा में जाकर क्या है? बोल सकता है, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये कहा गया है कि मतदान वह उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह क्या है? सदस्य होगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का सदस्य किसी को मंत्री बना दिया गया तो वो राज्यसभा में जाकर मतदान कर सकता है। यानी मतदान वह उसी सदन में करेगा जिस सदन का क्या है? वो सदस्य होगा। ये बात आपको क्या है? ध्यान में रखनी है। अगर हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बात करें, इनमें क्या अंतर है? मंत्रिपरिषद और क्या है? मंत्रिमंडल की बात करें तो इनमें क्या अंतर है? तो हमारा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और क्या है? 75 में क्या है? देखने को मिल जाता है। यानी मंत्रियों के बारे में आर्टिकल 74 और क्या है? 75 में क्या है? देखने को मिल जाता है। जबकि मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ मिल जाता है हमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या है? देखने को मिल जाता है। यानी मूल संविधान में तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया नहीं गया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या है? कैबिनेट या क्या है? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिशों पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाया करेगा। इस तरह के प्रावधान को शामिल किया गया था। तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है? 74 और क्या है? 75 में। जबकि मंत्रिमंडल का कहाँ मिलता है? 352 में क्या है? देखने को मिल जाता है। मंत्रिपरिषद की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो ये कहा गया है, संख्या वैसे निर्धारित नहीं थी स्टार्टिंग में। अगर हम बात करें मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में संख्या निर्धारित नहीं थी, बल्कि 91वें संविधान संशोधन किया गया था। और ये जो 91वां संविधान संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 2003 में किया गया था। और इसके माध्यम से ये कर दिया गया था कि अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या होगी कितनी होगी? अधिकतम। और लोकसभा का कितना होगी? 15% होगी। कितना? 15%। यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी? निम्न सदन का, यानी जो जनता का सदन है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, लोकसभा का 15% होगी। अधिकतम कितनी हो सकती है? लोकसभा का 15% हो सकती है। और न्यूनतम की बात वहाँ पर क्या है? नहीं की गई है, बल्कि अधिकतम की बात कर दी गई है कि भाई लोकसभा का 15% होगी। तो यहाँ पर अगर हम संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 75 से क्या है? 80 के बीच में हो सकती है। और यहाँ पर क्या है? 15 से 20 होती है। कितनी होती है? 15 से क्या है वो? कितनी होती है? 20 होती है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। और कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। और हमारे उप मंत्री होते हैं। उप मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल क्या होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ये क्या है? कैबिनेट मंत्री होते हैं। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिमंडल के किसके? मंत्रिमंडल के सभी फैसले किस पर बाध्यकारी होंगे? सभी फैसले मंत्रिपरिषद पर बाध्यकारी हैं। मंत्रिपरिषद पर क्या है? बाध्यकारी हैं। यानी मंत्रिमंडल जो भी फैसले ले रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, वो किस पर बाध्यकारी हो जाते हैं? मंत्रिपरिषद पर बाध्यकारी हो जाते हैं। जबकि इसमें यह कहा गया है कि सभी फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? सभी फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। किसके? मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं।
तो अगर हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो अंतर यही है कि इसका प्रावधान 74-75 आर्टिकल में कर दिया गया और इसका क्या है 352 में किया गया है। इसकी संख्या 75 से 80 मैक्सिमम हो सकती है, इसकी 15 से 20 हो सकती है। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री और क्या है राज्य मंत्री, उप मंत्री यानी तीनों श्रेणियों के मंत्री इसमें शामिल होते हैं, जबकि इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी फैसले मंत्रिपरिषद पर बाध्यकारी होते हैं और सभी फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद का आकार दोस्तों मूल संविधान में निश्चित नहीं किया गया था, बल्कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से यह कह दिया गया था कि जो निम्न सदन है, जो लोकसभा है, उसका अधिकतम कितना हो सकता है, 15% हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे अगली क्लास में।